Morning to all my dear students. Good morning, good afternoon, good evening. Today we are starting with the revision of Bonus Act 1965. Student, let's start with Bonus Act. Let me again give you a quick disclaimer and that this video is for the revision video of Bonus Act. Please do not take it as a normal class because ये revision video है. इसमें हम वो सारी बातें करेंगे जो important बातें हैं और जो exam point of view से especially बहुत ज़्यादा important है, right? So this is not for the इंट्रोडक्शन बेसिस कि जिसको बिल्कुल बोनस एक्ट नहीं आता उसको समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हुआ है तो यस रिविजन करने के लिए इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। एंड ये स्पेशली ये जो वीडियोस हैं रिविजन वीडियोस ये हैं आपके जस्ट एग्जाम से पहले वाले रिविजन के लिए, राइट? एंड जस्ट एग्जाम से पहले वाले रिविजन में हमें डेफिनेशन सुनने का कोई फायदा नहीं है, हमें हिस्ट्री सुनने का कोई फायदा नहीं है एक्ट का। हमें सुननी है वो बातें जो एग्जाम में आने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, right? So let's talk about Bonus Act student 1965. Bonus Act basically 1965 Act आया था, again a very important labor law, labor legislation, which is related to payment of bonus to person employed in establishments. Now bonus में सबसे बड़ा बोनस जो एक मॉनेटरी बेनिफिट है वर्कर्स के लिए वो क्यों है? क्योंकि वर्कर्स जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट उनको भी रिटर्न में कुछ फेवर मिलना चाहिए जिससे वो दे आर मोटिवेटेड एंड दे कैन वर्क इवन मोर विद द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक कोई स्टैब्लिशमेंट है वो कुछ भी काम कर रही है, देखो लेबर इज ऑलवेज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री, राइट? तो ये ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोग्रेस करती हैं तो लेबर को भी इसके प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिलना चाहिए एज अ बोनस, right? So the act laid down a detailed procedure for calculating the amount of bonus payable to employees. First of all, first we are talking about calculation of bonus, and then we are going to talk about provisions relating to bonus, minimum bonus, maximum bonus, कैसे calculate होता है, time period for time period where which the employer pay bonus to employees, right? So the first topic is calculation of amount payable as bonus. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज बाय फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल। तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। देखो जो बोनस है ना वो दो पार्ट्स में, पार्ट्स नहीं बोलेंगे पर दो बेसिस पे दिया जाता है, प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी, राइट? तो प्रॉफिट की जब बात आती है कि प्रॉफिट में से बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे सरप्लस निकालते हैं कि इसमें से अब एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को बोनस देगा, मतलब क्या बेसिस होता है, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, कितना परसेंटेज जाता है एम्प्लॉय को, किन केसेस में एम्प्लॉयज को नहीं मिलता बोनस, कैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता है, वो सारी बातें यहाँ होंगी, राइट? फ्रॉम दिस ग्रॉस प्रॉफिट, पहले तो कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। क्या निकालना है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जैसे हम लोग को अकाउंट्स में पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, एक ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। यहाँ पे कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट आपको इसी एक्ट के पहले और सेकंड शेड्यूल को रेफर करते हुए निकालना है। फ्रॉम दिस ग्रॉस प्रॉफिट कुछ डिडक्शंस होंगे, ठीक है, कुछ डिडक्शंस होंगे और फिर ये अमाउंट आएगा, राइट? अभी डिडक्शंस क्या होंगे वो हम बात करेंगे आगे वाले सेक्शन में। फ्रॉम दिस ग्रॉस प्रॉफिट सम डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 6 आर डिडक्टेड। तो कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनको हम डिडक्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से ताकि एक सरप्लस, नेट सरप्लस निकल सके जिसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सके। टू दिस फिगर, ये जो एक्स फिगर आई है क्या करके भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेक्शन 6 की कुछ आइटम्स को डिडक्ट करने के बाद ये जो एक फिगर आई है उसमें से टू दिस फिगर वे एड द सम equal to the difference between the direct tax calculated on the gross profit for the previous year and direct tax calculated on gross profit arrived at after deducting the bonus paid or payable to employees. तो कह रहे हैं कि इस फिगर में ये जो एक्स फिगर आई है ना इसमें हम ऐड करेंगे सम, इसमें हम ऐड करेंगे एक डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस? एक तो डायरेक्ट टैक्स जो पिछली बार दिया था और एक डायरेक्ट टैक्स जो इस बार आ रहा है बोनस माइनस करने के बाद, उसके उन डायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला बेस्ड हम सरप्लस निकालते हैं, अवेलेबल सरप्लस, जिसमें से हम आगे एलोकेबल सरप्लस निकाल के बोनस पे करते हैं। अब ये जो फिगर आती है ना वाई, ये जो एक नई फिगर आई है ये एक्स में से ऐड करके डायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंसेस को, ये हमारा है अवेलेबल सरप्लस। ये हमारा क्या है? अवेलेबल सरप्लस। ये सरप्लस हमारे पास अवेलेबल है।
अब इसमें से जाएगा बोनस, कैसे जाएगा? इस सरप्लस का 67% in case of a company other than banking and 60% in other cases shall be the allocable surplus. So available surplus में से 67% आएगा आपका allocable surplus. Allocable मतलब अब इसको allocate करो for a bonus. ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से डिडक्ट करेंगे कुछ आइटम्स, जो फिगर आएगी उसमें ऐड करेंगे पिछले साल का और इस साल के डायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस, उसमें जो अब जो आपका एक फिगर आई है अमाउंट जो हमारा यहाँ पे वाई हमने लिया है, दैट इज अवेलेबल सरप्लस. अब इस अवेलेबल सरप्लस का 67% आप निकालोगे तो एलोकेबल सरप्लस निकलेगा एंड 60% इन अदर केसेस. कंपनी के केस में 67% और इन एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट 60%. तो द 60% इज द एलोकेबल सरप्लस. अब इसका जाएगा हमें बोनस में डिस्ट्रीब्यूशन. सो ग्रॉस प्रॉफिट की जब बात करी जाती है तो सेक्शन 4 बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट जो एम्प्लॉयर निकालेगा वो निकालिए आप ग्रॉस प्रॉफिट एज पर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2. बैंकिंग कंपनी अगर तुम्हारी है तो शेड्यूल 1 का प्रोसेस यूज करिए फॉर टेकिंग आउट योर ग्रॉस प्रॉफिट. अगर कोई और कंपनी है आपकी तो शेड्यूल 2. तो इसमें ना फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा. फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल तो ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड है. फर्स्ट शेड्यूल इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, और अगर बैंकिंग कंपनी नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है एज पर सेकंड शेड्यूल. लेकिन पहला आप हमेशा याद रखिए कि बोनस मैम ने बताया है. देखो ये रिवीजन वीडियो है तो मुझे आपको कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स बताने पड़ेंगे जिससे जैसे ही बोनस एक्ट का कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में आपको याद आ जाए सारी चीजें. आप इतना ध्यान रखिए कि हमारी टीचर ने रिवीजन करते समय बताया था दैट बोनस इज लिंक्ड विद प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात आती है तो ग्रॉस प्रॉफिट में इससे इसका इसका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है. ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, आगे देखिए डिडक्शंस व्हिच इज अंडर सेक्शन 6. तो सम्स डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट आर, कौन कौन से डिडक्शंस होंगी? Any amount by way of depreciation admissible accordance with the provision of section 32 of Income Tax Act or as per the provision of agricultural income tax law as the case may be, provided that where an employer has been paying bonus to his employees under a settlement or award or a agreement before 1965 and subsisting on that day after deducting from the gross profit notional normal depreciation, then the amount of depreciation to be deducted under this clause shall at the option of employer such option to be exercised once and within 1 year continue to such notional normal depreciation. अगर मैं आपको इस प्रोविजन की बात करूं तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है. आप इतना समझिए कि जो डेप्रिसिएशन निकाला जाता है एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो माइनस होगा ग्रॉस प्रॉफिट में से. ठीक है, बहुत लोग ये वाली चीज ना बताते हैं ना समझाते हैं और उनको लगता है कि ठीक है लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज बोल रही है कि अगर तो 1965 से पहले कोई बोनस दिया है और उसके बाद अभी एक्ट 1965 में आया उसके बाद अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप विद इन अ ईयर चूज कर सकते हो. एम्प्लॉयर चूज कर सकता है कि उसको कौन सा वाला कैसा लेना है. बट यहाँ पे एक बात सामने आती है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन. कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट रिबेट या इन्वेस्टमेंट अलाउंस या डेवलपमेंट अलाउंस जो है वो माइनस करना है. तभी तो ये अलाउंसेस माइनस करने के बाद जो एक अमाउंट आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना. अभी देखो मोटिवेशन की बात तो हो गई, लेबर को मोटिवेशन देना, पर एम्प्लॉयर को भी तो अपने एक्सपेंसेस अलाउंसेस रिबेट ये सब देखने हैं. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 एनी डायरेक्ट टैक्स which the employer is liable to pay for the accounting year in respect of his income, profits and gains during the year. और क्या माइनस होगा? कोई भी ऐसा डायरेक्ट टैक्स जो कोई प्रॉफिट गेन्स पे उसको देना है वो भी माइनस होगा. एनी फर्दर सम्स जो थर्ड शेड्यूल में बताए गए. अभी जब फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल की बात आई थी तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हैं सेक्शन 6 की कुछ चीजें जो क्या क्या है? डेप्रिसिएशन, रिबेट अलाउंसेस, देन डायरेक्ट टैक्स और एनी अदर सम व्हिच इज स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल. तो जो चीजें तीसरे शेड्यूल में दी गई हैं वो माइनस होंगे हमारे जीपी में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से. कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉयर. अब और क्या हमें क्या करना था? हमें ऐड करना था क्या? डिफरेंस ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस है ना. उसके लिए सेक्शन 7 देखिए, एनी डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर
for any accounting year subject to the following provision be calculated at the rates applicable to the income of employer. जैसे in calculating such tax no account shall be taken off. अभी डायरेक्ट टैक्स जो हम उसका डिफरेंस निकालेंगे, जिसको हम ऐड कर देंगे उस फिगर से जो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिडक्शंस आया था, उस फिगर में हमें ऐड करना है डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो कह रहे हैं जब भी आप डायरेक्ट टैक्स निकालेंगे ना फॉर द फॉलोइंग ईयर, प्रीवियस ईयर, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा. पहला, डायरेक्ट टैक्स शैल बी टेकन, नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ any loss incurred by the employer in respect of any previous accounting year and carried forward under any law for the time being in force. कह रहे हैं कि जब आप डायरेक्ट टैक्स निकालें तो किसी प्रकार के लॉस को कंसिडर मत करिए या कोई कैरी फॉरवर्ड हुए लॉस उसको कंसिडर मत करिए. एनी एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो एम्प्लॉयर ने पे करना था एज पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 के हिसाब से कंसिडर मत करिए. एनी एग्जेम्पशन कन्फर्ड ऑन एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 84 ऑफ इनकम टैक्स या कोई भी प्रकार की डिडक्शन है उसको कंसिडर मत करिए. Where the employer is a religious or a charitable institution to which, ऐसा अगर आपकी संस्था ऐसी है जो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है to which section 32 do not apply. section 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो डायरेक्ट टैक्स पर हम बात कर रहे हैं वो अगर आप पे अप्लाई नहीं होता है तो उसको भी कंसिडर नहीं करा जाएगा यहाँ पे. ठीक है, जहां पे एम्प्लॉयर इंडिविजुअल है या HUF है, the tax payable by such employer under income tax is calculated on the basis of income derived by him, which is the only income. तो कह रहे हैं कि देखो डायरेक्ट टैक्स जो आप निकालोगे ना, जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में जिसके डिफरेंस हमारे ऐड होने वाला है, आपको डायरेक्ट टैक्स निकालते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप जो एम्प्लॉयर है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो एम्प्लॉयर जो है वो HUF है या इंडिविजुअल है, वो जो एम्प्लॉयर है उसको कोई लॉस तो नहीं हुआ और वो लॉस कैरी फॉरवर्ड तो नहीं हुआ. तो डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन में ये सारी चीजें देखनी है. कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस. अवेलेबल सरप्लस कैसे आया? द अवेलेबल सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर शैल बी GP फॉर दैट ईयर आफ्टर डिडक्टिंग सारी बातें. अच्छा, अवेलेबल सरप्लस का फॉर्मूला क्या हो गया? GP माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 6, है ना, ये हुआ ना. प्रोवाइडेड that the available surplus in respect of the accounting year commencing on any day in the year 1968 and in respect of any subsequent accounting year shall be aggregate of, क्योंकि 65 में तो ये एक्ट स्टार्ट हुआ, अभी उसका हमें डायरेक्ट टैक्स निकालना है तो उसका कॉम्प्यूटेशन पिछले साल से देखा जा रहा है. यहाँ 68 में जो अमेंडमेंट आई थी उसके हिसाब से बोल रहा है द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर. कह रहे 68 से ये चीज लागू हुई थी कैलकुलेशन कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से आफ्टर डिडक्टिंग द सम्स जो हमने सेक्शन 6 में बात करी एंड एन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 7 जो भी आपने पीछे बात करी कि डायरेक्ट टैक्स में ये सारी बातें कंसिडर करनी है, इक्वल टू द GP ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर. हमने GP निकाला इस साल का, उसमें से माइनस कर दी सेक्शन 6 की बातें, उसमें फिर हमने डायरेक्ट टैक्स ऐड करा, डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस. ठीक है, जो पिछले साल जस्ट प्रीसीडिंग ईयर का डायरेक्ट टैक्स जो हमारा आया था, द डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 7 रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द GP ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर सच प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बोनस व्हिच द एम्प्लॉयर हैज पेड और इज लायबल टू पे टू हिज एम्प्लॉइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर दैट ईयर. तो हमने पहले तो डायरेक्ट टैक्स निकाला, फिर उसमें से जो बोनस पे किया था या जो लायबल है एम्प्लॉयर पे करने के लिए उसको माइनस करके जो एक ग्रॉस हमने निकाला डायरेक्ट की, इतना डायरेक्ट टैक्स एक नेट निकला हमारा, सॉरी डायरेक्ट टैक्स, उसके डिफरेंस को जो हमने ऐड करा GP माइनस डिडक्शन वाले फिगर से, तो जो हमें आता है एक नेट फिगर दैट इज अवेलेबल सरप्लस. ठीक है, तो हमें अवेलेबल सरप्लस के लिए याद रखना है ग्रॉस प्रॉफिट, हमें याद रखनी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 6, फिर हमें याद रखना है कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एज पर सेक्शन 7. ये तीनों बातों को ध्यान रखते हुए जो हमारा अवेलेबल सरप्लस आया उसका 67% और 60% रिस्पेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो हमारा आएगा दैट इज एलोकेबल सरप्लस, राइट. और वो एलोकेबल सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस, राइट. एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, कौन एलिजिबल है? सारे एम्प्लॉइज एलिजिबल हैं इन एनी अकाउंटिंग ईयर प्रोवाइडेड उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट में कितना काम करो, नॉट लेस देन 30 days. डिस्क्वालिफिकेशन,
फ्रॉड करोगे, वायलेंट बिहेवियर करोगे, थेफ्ट या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज दोगे एस्टैब्लिशमेंट की, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। पेमेंट और मिनिमम बोनस कितना है? स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन। एवरी एम्प्लॉयर शैल बी बाउंड टू पे टू एवरी एम्प्लॉय a bonus of minimum bonus of which shall be 8.33% of their salary earned by the employee during the accounting year or 100 whichever is higher। देखिए 100 का तो कोई प्रैक्टिकल महत्व नहीं है, तो 8.33% जो आपका आया that you have to be paid और not the employer has any allocable surplus in the accounting year। कह रहे हैं मिनिमम बोनस तो आपको तब भी देना जब आपके पास कोई allocable surplus खास नहीं है। Provided where an employee has not completed 15 years of age, यहाँ पे वैसे बता रहे कि अगर कोई ऐसा है जिसके 15 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो ये 100 रुपए की जगह 60 रुपीज हो जाएगा। वैसे तो 60 हो या 100 हो, आज की डेट में प्रैक्टिकली 100 रुपए तो विच हायर नहीं हो सकते, 60 रुपए हायर नहीं हो सकते, राइट। मैक्सिमम बोनस देखिए स्टूडेंट, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर द एलोकेबल सरप्लस, सेक्शन 10 इस बारे में बात कर रहा है कि एलोकेबल सरप्लस जो है, देखो सेक्शन 4 हमने बात करा ग्रॉस प्रॉफिट, सेक्शन 6 डिडक्शन, सेक्शन 7 डायरेक्ट टैक्स, सेक्शन 10 एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ मिनिमम बोनस। कह रहे हैं अगर एलोकेबल सरप्लस इतना है कि मिनिमम बोनस के बाद भी बच रहा है, the employer shall in lieu of minimum bonus be bound to pay to every employee in respect of that accounting year bonus which shall be amount in proportion to the salary during the accounting year subject to maximum of 20% of salary। कह रहे हैं कि भाई अगर allocable surplus minimum से ज्यादा हो रहा है तो employer is bound to pay the bonus और वो बोनस इतना होना चाहिए कि सैलरी के 20% से ऊपर ना हो जाए, मतलब मिनिमम 8.33%, मैक्सिमम इज 20%। इन कंप्यूटिंग द एलोकेबल सरप्लस, कह रहे हैं कि जब आप एलोकेबल सरप्लस निकालते हो अंडर अंडर द सेक्शन द अमाउंट सेट ऑन और कैरी फॉरवर्ड, जो आप अभी आगे पढ़ोगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम बोनस क्या है, जैसे क्या है ना, मेरे पास एक एक्स अमाउंट है एलोकेबल सरप्लस का कि मुझे ना इतना बांटना है अपने लेबर को एज अ बोनस। अभी क्या है, मैं देख रही हूँ कि पिछले साल का भी कुछ बचा हुआ बोनस था, तो वो भी इस साल ऐड हो गया, ठीक है ना। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं मैक्सिमम बोनस कितना दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरी बात सुनो, अगर आपने मैक्सिमम बोनस बांट दिया अपने लेबर को 20% से ऊपर आप दे नहीं सकते, वो देने के बाद भी पैसा बच गया तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा ना, राइट। तो कंप्यूट करते हुए ये बातें भी ध्यान रखनी है। कैलकुलेशन ऑफ बोनस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एम्प्लॉइज, यहाँ पे कह रहे हैं कुछ एम्प्लॉइज के लिए वेयर द सैलरी और वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड 7,000 रुपीज द मिनिमम वेज फॉर द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। कुछ ऐसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स होती है जिनके लिए 7,000 से अगर ऊपर भी वेजेस हैं, तो जब बोनस कैलकुलेट होता है तो वेज कितनी ली जाती है, 7,000 बेस लिया जाता है, 7,000 इंटू 12 इंटू 8.33 जो भी मिनिमम है ऐसा उनका लिया जाता है, राइट। कैलकुलेशन प्रोपोर्शनेट रिडक्शन ऑन बोनस इन सर्टेन केसेस, जहां पे कह रहे हैं कि भैया अगर एम्प्लॉय तुमने कुछ दिन काम नहीं भी करा एंड तुम्हारा फुल अकाउंटिंग ईयर तुमने काम नहीं भी किया तो प्रोपोर्शनेटली बोनस रिड्यूस हो सकता है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डे वर्किंग डेज, कह रहे हैं कि जब भी आप एक लेबर के वर्कर के आप बोनस निकाल रहे हो और बोनस में आप उसके वर्किंग डेज देखोगे तो वर्किंग डेज में आपको कंप्यूट करते हुए इन बातों का ध्यान रखना है। एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव वर्क, कह रहे हैं कि एम्प्लॉय को माना जाएगा कि इसने इतने समय काम किया है, डीम्ड मतलब प्रिज्यूम करा जाएगा कि इसने काम किया है। किन केसेस में, व्हेन द एस्टैब्लिशमेंट इज लेड ऑफ, भाई एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयर ने बंद कर दी तो उन डेज को, जिन दिनों पे देखो अब कोई एस्टैब्लिशमेंट बंद है, लेड ऑफ है, ले ऑफ है, ठीक है। ले ऑफ का मतलब कि जैसे कोई रीजन है जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट बंद है, जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई मशीन खराब हो गई, आपने एस्टैब्लिशमेंट बंद रखी हुई है, तो उसमें लेबर की गलती नहीं है, ठीक है ना। तो ले ऑफ वाले दिन जिसमें काम हुआ ही नहीं एम्प्लॉयर की वजह से, तो वर्किंग डेज ही माना जाएगा। लीव विद सैलरी वर्किंग माना जाएगा। कोई एब्सेंट है ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट, और डिसेबलमेंट भी एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई है इसलिए वो इंसान आ नहीं पाया, तो वो वर्किंग डेज में माना जाएगा, डीम दैट विल बी कंसिडर्ड। मैटरनिटी लीव विद सैलरी वेज बिल्कुल माना जाएगा। सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस, सेट ऑफ एंड सेट ऑन, सेट ऑन एंड सेट ऑफ, लेट्स रीड। वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर, ध्यान से सुनिए, द एलोकेबल सरप्लस पता है ना क्या होता है, कि जो हमें बांटना है बोनस की तरह, एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम बोनस,
मतलब मेरे पास एक अमाउंट है जो एलोकेबल सरप्लस है और वो इतना है कि मैं अगर बोनस सब में 20% से ज्यादा भी बांट दूं तब भी बच गया, एक्सेस हो गया। तो एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम बोनस पेबल टू द एम्प्लॉइज। द एक्सेस द एक्सेस जो एक्सेस बच गया शैल सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 20% ऑफ द टोटल सैलरी। मतलब आप एलोकेबल सरप्लस ये देखो कि आप मैक्सिमम भी दे चुके हो इन एनी अकाउंटिंग ईयर, बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर बीइंग सेट ऑन इन द सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर। मेरे पास अमाउंट है, मैंने बांट दिया, सबको बांट दिया। आपने कहा मैम 8.33 बांटा या ज्यादा बांटा? ज्यादा बांट दो ना, मैक्सिमम बांट दो। चलो मैक्सिमम बांट दिया 20% सब्जेक्ट टू 20%, तब भी पैसा बच गया। तो अभी जो पैसा बच गया ये आगे क्या हो जाएगा, कैरी मतलब सेट ऑन हो जाएगा आगे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। हो सकता है कि अगले साल जीपी इतना ना हो, जीपी इतना नहीं होगा तो ये पैसा आगे यूज हो जाएगा, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक? अप टू 4 अकाउंटिंग ईयर, इंक्लूसिव ऑफ द 4 अकाउंटिंग ईयर, राइट। और ये कहाँ लिखा है कि कैसे सेट ऑन होगा? इन फोर्थ शेड्यूल। इन विच शेड्यूल? फोर्थ शेड्यूल। वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर देयर इज नो अवेलेबल सरप्लस। तो पहले तो बोला एलोकेबल सरप्लस इतने हो गए कि बढ़ गया मैक्सिमम से, अब क्या बोल रहा है? एलोकेबल सरप्लस है ही नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट ईयर? इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ईयर फॉल शॉर्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनिमम बोनस पेबल। मतलब इतना एलोकेबल सरप्लस है कि मिनिमम बोनस भी नहीं दे पा रहे, मतलब इतना कम है एलोकेबल सरप्लस। तो क्या होगा? such minimum amount or the deficiency as the case may be shall be carried forward for being set off। देखो, ऑफ मतलब, ऑन मतलब, बच्चे ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सेट ऑन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है? ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, पर सेट ऑन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है? ऑन, अभी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट तो आजकल दिखती ही नहीं है, आजकल तो ये डाउन लाइट्स होती है, बट लाइट है, ठीक है, लाइट है। लाइट ऑन है तो रोशनी है, लाइट ऑफ है तो रोशनी नहीं है। हाँ मैम ये तो पता ही है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस ये है लर्न करने के लिए कि बोनस बहुत ज्यादा है तो तुम लाइट ऑन, बोनस कम है तो लाइट ऑफ, ठीक है, लॉजिकल। तो अगर बोनस बहुत ज्यादा है, मतलब एलोकेबल सरप्लस बहुत ज्यादा है, इतना है कि मैक्सिमम बोनस देने के बाद भी बच गया, तो इसको बोलते हैं सेट ऑन। एलोकेबल सरप्लस इतना कम है कि मिनिमम बोनस भी नहीं दे पा रहे, तो इसको बोलते हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा एज सेट ऑफ, राइट। अगेन 4 साल तक इंक्लूसिव ऑफ द फोर्थ ईयर, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑन सेट ऑफ कैसे होगा? दैट इज इन द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द एक्ट, wherein any accounting year any amount has been carried forward and set on or set off, चाहे set on हुआ है set off हुआ है, which under this section then calculating bonus for the succeeding year the amount of set on set off carry forward from the earliest year shall be taken first into account। सेट ऑन हुआ है या सेट ऑफ हुआ है, इन अमाउंट्स को सबसे पहले कंसिडर किया जाएगा अगले साल के लिए जो आप बोनस कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा सेट ऑन सेट ऑफ था। एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी इंटरम बोनस कह रहे हैं कि अगर सपोज एम्प्लॉयर ने कोई पूजा करा ली, एम्प्लॉयर ने कोई गृह होता ना, गृह प्रवेश में तुम्हें क्यों, लेबर को क्यों बोनस देगा? कोई फैक्ट्री प्रवेश करा रहा है, नई फैक्ट्री ले ली, कोई पूजा रख ली, उसमें बोनस दे दिया, तो एडजस्ट होने के लिए बिल्कुल एम्प्लॉयर का राइट है। इन एनी अकाउंटिंग ईयर एम्प्लॉयर ने अगर कोई पूजा या कस्टमरी बोनस दिया है या एम्प्लॉयर को कोई भी बोनस पे हुआ है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बोनस, डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट्स फ्रॉम बोनस where in any accounting year an employer has paid any puja bonus or has paid any bonus which is payable, the employer shall entitled to deduct that amount। एडजस्ट भी कर सकता है कि देखो मैंने इतना दे दिया, अब मैं इतना दे रहा हूँ, और डिडक्ट भी कर सकता है वो अमाउंट, ठीक है। अब बोलोगे मैम एडजस्ट और डिडक्ट तो सेम सेम लग रहे हैं, व्हाट इज दैट समथिंग डिफरेंट? यहाँ कह रहे हैं एडजस्ट मतलब कि आधा मैंने आपको पहले दे दिया तो उस वाली पूजा में, और अब मैं इतना दे रहा हूँ, दैट इज लाइक एडजस्टमेंट। डिडक्ट मतलब कि अब मैं चाहे कोई भी पूजा हो, वो जरूरी नहीं कि आपको बताई गई हो, कोई भी पूजा हो तो वो सर्टेन अमाउंट्स को डिडक्ट कर सकता है विदाउट इवन टेलिंग यू। मतलब विदाउट टेलिंग यू मतलब कि चाहे पहले बताया नहीं बताया, लेकिन वो डिडक्ट करने का पूरा राइट रख सकता है। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट तो उसको बोनस मिलेगा ही नहीं। इट शैल बी लॉफुल फॉर एम्प्लॉयर टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ लॉस। बिल्कुल देखो यही लॉस और एडजस्टमेंट की बात हो रही है। एडजस्टमेंट होता है कि वी आर पेइंग यू इतना, बाकी एडजस्ट कर देंगे अमाउंट। और डिडक्ट का मतलब होता है कि कुछ भी अगर एम्प्लॉयर को ऐसा लगा कि मैं ये पैसा थोड़ा दे चुका हूं, तो वो डिडक्ट करने का पूरा राइट रखता है।
If there is a dispute regarding payment of bonus pending before any authority, all the amount payable to employer by way of bonus shall be paid in cash by his employer within a month. तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है बोनस को लेके, मुझे कम बोनस दे दिया या मेरे को टाइम पे नहीं दिया या मेरे को इतना देना था, इसको मैक्सिमम दिया, मेरे को नहीं दिया, कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो जब भी कोई अवार्ड निकलता है मतलब या कोई भी ऑर्डर निकलता है अगर अथॉरिटी का, तो 1 महीने में आपको बोनस देना पड़ता है। वैसे बोनस किसी और केस में शुड बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब नवंबर तक का टाइम होता है। आप नवंबर तक आप बोनस पे कर सकते हो और उससे पहले हमारी दिवाली आ जाती है। तो एनीवे दिवाली इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टाइम टू पे बोनस। रिकवरी ऑफ सेट ऑन सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस। यहाँ कह रहे वेयर एनी मनी इज ड्यू टू एन एम्प्लॉय बाय वे ऑफ बोनस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर अंडर सेटलमेंट और अवार्ड, द एम्प्लॉय हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, और इन द केस ऑफ एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसका असाइनी या उसकी कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी मेक एन एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी ड्यू टू हिम। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी बोनस के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं गवर्नमेंट के पास कि हमें इतना, ये पिछली बार पैसा नहीं मिला था, हो सकता है ना पिछली बार पैसा नहीं मिला, डेफिशिएंसी हो गई, पिछली बार पैसा नहीं मिला, डेफिशिएंसी हो गई, वो इस साल मिलना था और उस ये साल बोनस आने से पहले एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई कर सकता है इस चीज के लिए कि मुझे मेरे ये जो एम्प्लॉय थे मैं इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे या लीगल ईयर हूँ जिसमें मैं उनका एक ऑथराइज पर्सन हूँ, तो मैं बोनस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। Bonus linked with production or productivity. It enables that employees and employers to evolve and operate a scheme of bonus linked to production. मैंने आपको बताया ही शुरू में कि बोनस दो प्रकार में लिंकेज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, राइट। बोनस पेमेंट्स अंडर सेक्शन 31A are subject to the minimum of 8.33 and maximum of 20. In other words, the minimum 8.33 is payable in any case and maximum cannot exceed 20%. और कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से करते हैं। और एग्जेम्पशन में बोल रहा है कि कुछ ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो इन पब्लिक इंटरेस्ट गवर्नमेंट को लगती है कि हाँ इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए किसी प्रोविजन से, तो गवर्नमेंट उनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट भी कर सकती है विद रिगार्ड टू एनी प्रोविजन इफ देयर इज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट इट इज गुड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज ऐसे कर देनी चाहिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बोनस, अ क्विक रिविजन ऑफ बोनस जिसमें सारे आप इसको सुन लोगे क्लास को तो आपका जो रिवीजन है बोनस का बहुत जल्दी हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस क्या करना है कि सेक्शन 6, 7, 10 इनको थोड़ा सा लिख के कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। इनसे क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ बोनस एज पर सेक्शन 4, 6, हाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, व्हाट आर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 6, ये पूछ सकता है, ठीक है। उस टाइम पे फिर रोना नहीं कि हमको ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया आईसीएसआई में। जो चीजें लर्न करने वाली है वो आपको ही लर्न करनी है, सो प्लीज यू बेटर राइट एंड लर्न एंड राइट इट, ओके। अंडरस्टैंड, लर्न एंड देन राइट। Any problem, you have my number in description box. You join the community, you will get all the notes. In case if you're not getting notes, not able to find, बौखला रहे हो, दिमाग नहीं चल रहा कहाँ से मिलेंगे notes, so you have my number also. You can reach back to me. I'll forward you the notes of all the chapter that we have covered, right? चलिए, see you in the next class with the new revision of new chapter. Till then, please study hard, stay calm, and uh, hard work is the key, right? So you should use this key and achieve all success in your life. Thank you so much.